नमस्कार दोस्तों, 2022 में इंडिया 208 मिलियन टन का जो कोयला होता है उसे पूरे दुनिया भर से इंपोर्ट किया था और जिसका प्राइस 2,28,741 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। और उसके बाद क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल बोला जाता है, इंडिया 2022 में 90 बिलियन डॉलर को खर्चा करके इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है। और उसके बाद कुछ गैस को भी इंपोर्ट किया है, जैसे कि एलएनजी गैस। करीब 12 बिलियन डॉलर की पैसे से इस एलएनजी गैस को इंपोर्ट किया है। और उसके बाद 17 मिलियन मेट्रिक टन के एलपीजी गैस को भी इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सवाल क्रिएट होता है कि आखिर इंडिया इतने सारे कोयला को और इतने सारे क्रूड ऑयल को और इतने सारे गैस को किस लिए इंपोर्ट किया है। वेल, इसका आंसर है एनर्जी के लिए। हो कैसे ना, ये सब कोयला और ये सब क्रूड ऑयल और ये सब गैसेस वो सब क्या होता है ना कि एनर्जी का रिसोर्स होते हैं, उनसे एनर्जी को निकाला जाता है। और ऐसे ही अगर हम इन सभी चीजों को इंपोर्ट करते रहे तो हमारा जो इनपुट का रेशियो है वो 43.6% तक इंक्रीज हो जाएगा। और 2026 दिसंबर महीना आते आते हम इन सभी चीजों के ऊपर $1 ट्रिलियन की पैसा को खर्चा कर चुके होंगे। वेल, सोचने की बात यह है कि इंडिया सिर्फ इन चीजों के ऊपर $1 ट्रिलियन को पैसा खर्चा करने वाला है। तो यहाँ पर अगर इंडिया इन सभी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा पैसा को खर्चा करके इन सबको इंपोर्ट करता रहा तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया के अंदर एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर कैसे इंडिया के अंदर जो एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें आखिरकार इंडिया किस लिए इन सभी चीजों को इतना ज्यादा पैसा को देके खरीद रहा है। वेल, मार्केट में इन सभी का प्राइस आपको 1 केजी का 10 रुपए के भाव में नहीं मिलेगा। मार्केट में इन सभी एनर्जी के रिसोर्सेज का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। तो आइए ये जानते हैं कि आखिरकार मार्केट में इन सभी का प्राइस इतना ज्यादा किस लिए होता है। पहला पॉइंट ये है कि 2019 में कोविड पेंडेमिक हर जगह फैल गया और उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर भी छिड़ गया। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जैसा रशिया और यूक्रेन बाकी सभी कंट्री को अपना क्रूड ऑयल को बेचते हैं, लेकिन इन दोनों कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाने के वजह से मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो और भी बढ़ता ही गया। तो यहाँ पर जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसा था वो तो इस क्रूड ऑयल को खरीद ले, लेकिन जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसा नहीं था वो इस क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर दे दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज से। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ना, यूएसए और सऊदी अरेबिया का जो 1970 का जो डील था वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर यूएसए क्रूड ऑयल के मामले वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी का रिसोर्सेज होता है इन सब का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो तीसरा रीजन ना, जितने भी सारे ये जो एनर्जी के रिसोर्स हो जाते हैं ये सब एक डेवलप कंट्री में ही मिलता है। जैसे कि क्रूड ऑयल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रशिया और सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है। कोयला की अगर बात करेंगे यहाँ पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में इन सभी कंट्री में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन सभी चीजों का प्राइस पहले से ही उनके कंट्री में ही ज्यादा रहता है। तो अगर हम उनसे खरीदेंगे तो हमको भी ज्यादा पैसा देके ही खरीदना पड़ेगा। वेल, ये तो जान ले कि आखिरकार किस लिए दुनिया भर में ये जो एनर्जी का रिसोर्स हो जाते हैं उनका प्राइस इतना ज्यादा रहता है। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर इस एनर्जी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, लिमिटेड रिसोर्सेस। तो देखो, जितने भी सारे जो एनर्जी का जो रिसोर्स हो जाते हैं उन सबका माइनिंग हमारे देश में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सीमित लेवल पे हमको मिलता है, उनका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है, इसके वजह से हम मजबूरन में आके दूसरे देशों से खरीदते हैं। और उसके बाद पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देखोगे कि बहुत सारे गाँव के इलाके में जो करंट को बहुत ही ज्यादा बार काटा जाता है, घंटों घंटे तक करंट को काटा जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी सरकार इस करंट को हर जगह पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना हमारे इंडिया में कोयला को जला के ही सबसे ज्यादा करंट को निकाला जाता है। यहाँ पर इंडिया के अंदर हर जगह में जो एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है वो देखने को नहीं मिलता है। इसके वजह से हमारी सरकार हर जगह में करंट को पहुंचा नहीं पाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्लाइमेट चेंजिंग। तो आज की डेट पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पॉल्यूशन की अगर देखेंगे तो इंडिया भी ग्रीन हाउस के लिस्ट में भी आता है। तो ग्रीन हाउस लिस्ट यानी कि जो जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन को फैलाते हैं उनका नाम उस लिस्ट में लिखा जाता है। और इस लिस्ट के हिसाब से आज के डेट पर इंडिया बड़े लेवल पर पॉल्यूशन को फैला रहा है। तो देखो, जितने भी सारे इंडिया के अंदर जो एनर्जी का सेक्टर दिखाई देता है उनमें बहुत ही बड़े लेवल पर पॉल्यूशन फैलता है। तो जब पॉल्यूशन फैलता है तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट चेंज यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर हो बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर वेदर में भी प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस वेदर की चेंजिंग के वजह से हमारे जो एनर्जी का जो सेक्टर होते हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर और एक सवाल क्रिएट होता है कि इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। वेल, सोल्यूशन तो है। तो यहाँ पर इंडिया का जो 2023 का जो इनपुट लिस्ट है वो बाहर चुका है। इसमें इंडिया 2023 में $210 बिलियन की पेट्रोल को इंपोर्ट करने वाला है, और उसके बाद क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट करेगा और कोयला को भी इंपोर्ट करेगा और बहुत सारे गैस को भी इंपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर इंडिया इन सभी चीजों के ऊपर खर्चा ना करके हमारे इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, हमारे इंडिया में कोयला का माइनिंग है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, इतने अच्छी क्वालिटी का कोयला निकलता नहीं है, जिसके वजह से हम मजबूरन में आके दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे देशों से कोयला
कोयला को इनपुट ना करके हमारे देश की जो कोयला है उसका जो क्वालिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सके, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेल ये कैसे हो सकता है ना, हमारे जो टेक्नोलॉजी रह जाते हैं उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे टेक्नोलॉजी को ही ग्रोथ करना चाहिए, जिसके वजह से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो कोयला की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या होगा ना, जो कोयला की क्लोरोफिल की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कोयला का क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद दूसरा सोल्यूशन है कि इनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया के अंदर जितने भी सारे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनमें और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सरकार यहाँ पर इन सबको और भी अच्छे से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ना यही एक मेन रीजन है जो कि आगे जाके सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि ना आगे पॉल्यूशन की वजह से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। और तीसरा सोल्यूशन ये है ना, हमारे इंडिया के अंदर और भी एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन सबको बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, अगर हम हर जगह एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उन सबको बना सके तो यहाँ पर हर जगह में करंट को हम इजीली सप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा सरकार इस एनर्जी की प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इसको नजरअंदाज करके दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रह जाएंगे तो फ्यूचर में हमारे देश के ऊपर जो एनर्जी का क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।